नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी मेरी ज़ुबानी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बेहद ही खौफनाक छलावे की डरावनी कहानी। और ये घटना घटी है एक मनीष नाम के लड़की के साथ। इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे उस छलावे ने मनीष का जीना एकदम दुश्वार कर दिया। तो बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ आज की हॉरर स्टोरी को। शाम का समय था। मनीष अपने ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। मनीष अपनी बाइक पर बड़े ही मजे से चल रहा था। उसके कान में ईयरफोन लगे हुए थे और गाने सुनते सुनते बड़े ही मौज मस्ती से वो अपनी बाइक घर की ओर लेकर जा रहा था। घर आने में थोड़ी सी दूरी थी कि तभी मनीष देखता है कि रास्ते में उसे एक बुजुर्ग आदमी हाथ हिलाता हुआ दिखाई देता है। मनीष समझ जाता है कि यह आदमी मुझे ही अपनी मदद के लिए बुला रहा है। तो मनीष अपनी बाइक उस बुजुर्ग आदमी के पास ले जाता है और वहां जाके रोक देता है। मनीष अपना हेलमेट उतारता है, अपने कान से ईयरफोन निकालता है और उससे बोलता है कि हाँ बाबू बताओ। तो वो बुजुर्ग आदमी मनीष से कहता है कि बेटा मेरी मदद कर दो। मनीष बोलता है कि बताइए क्या करना है। वो बुजुर्ग आदमी एक जगह का पता बताता है और बोलता है कि बेटा मुझे यहाँ जाना है, मुझे तुम वहां छोड़ा सकते हो। मनीष जब वो पता सुनता है तो मनीष कहता है कि बाबा ये तो बहुत दूर है और ये उस जगह से भी दूर है जिस जगह से मैं आ रहा हूँ। मैं तो दूसरी तरफ जा रहा हूँ। अगर आपका पता जिस जगह मैं जा रहा हूँ उस तरफ होता तो मैं आपको छोड़ देता, लेकिन ये बहुत दूर है और मुझे उल्टा जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं आपको नहीं छोड़ पाऊंगा, मुझे माफ करें। लेकिन वो आदमी मनीष से कहता है कि बेटा प्लीज मुझे उस जगह छोड़ाओ, मुझे जाना है। लेकिन मनीष कहता है कि नहीं बाबा मैं नहीं जा सकता, ये जगह बहुत दूर है, मैं बाइक से आपको वहां तक नहीं छोड़ सकता। तो मनीष ये कहकर अपने कान में दोबारा से ईयरफोन लगाता है और हेलमेट पहन के निकलने वाला ही होता है कि तभी वो बुजुर्ग आदमी मनीष का हाथ पकड़ लेता है और मनीष से कहता है कि बेटा मुझे छोड़ आना। तो मनीष जब उसकी तरफ देखता है तो उस आदमी के चेहरे पर एक बड़ी ही अजीब सी हंसी होती है, एक बड़ी ही विचित्र तरीके की मुस्कुराहट, जिसे देखकर मनीष समझ नहीं पाता कि ये क्या है। लेकिन जब मनीष उस आदमी के हाथ को देखता है, जिस हाथ से उस बूढ़े आदमी ने मनीष की बांह पकड़ी हुई थी, तो मनीष देख के थोड़ा सा सहम जाता है, क्योंकि उस आदमी के दोनों हाथ जले हुए थे। वो इस प्रकार के जले हुए थे मानो जैसे उसके हाथ पे कुछ एसिड गिर गया और हाथ बुरी तरीके से झुलस गया। उस तरीके के उसके हाथ जले हुए थे। लेकिन मनीष उसके बाद कुछ नहीं बोलता। वो अपनी बाइक चुपचाप स्टार्ट करता और वहां से अपने घर के लिए निकल जाता। थोड़ी आगे चलने के बाद मनीष अपनी बाइक के साइड मिरर में देखता है तो वो आदमी अब भी वहां पे खड़ा होकर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए मनीष को देख रहा होता है। लेकिन मनीष अब कुछ नहीं सोचता और अपने घर की ओर निकल जाता है। फिर से गुनगुनाता हुआ मस्ती में थोड़ी देर बाद वो अपनी घर की तरफ पहुंच जाता है। वो अपनी बाइक बाहर ही खड़ी कर देता है और अपने घर में चला जाता है। करीब 1-1.5 घंटे बाद जब वो अपनी बाइक अंदर करने के लिए घर से बाहर आता है तो अपना घर का गेट खोलता है, अपनी बाइक स्टार्ट करता है और अपनी बाइक को अंदर घर के ले जाने वाला ही होता है कि तभी मनीष की नजर एक जगह पे पड़ती है। मनीष का घर जिस गली में था उस गली के एकदम कोने के हिस्से में वही बूढ़ा आदमी एक लाइट के नीचे खड़ा हुआ मनीष को खड़े होकर वहां से देख रहा है। उसके मुंह पे अब भी वो अजीब सी हंसी दिखाई दे रही। मनीष उसे देख के चौंक जाता है और अपने मन ही मन सोचने लगता है कि यार ये आदमी पीछा करता हुआ मेरे घर तक आ गया, बड़ा ही अजीब आदमी। वो फिर ज्यादा देर वहां खड़ा नहीं रहता, अपनी बाइक स्टार्ट करता है, अंदर ले जाता है और गेट बंद करके अपने घर के अंदर चला जाता है। दोस्तों, ये एक ऐसी घटना थी कि किसी का भी दिमाग इन चीजों को लेकर नकारात्मक चीजों की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि ये घटनाएं आमतौर पर कभी ना कभी किसी के साथ हो ही जाती है। लेकिन इसके बाद जो मनीष के साथ होने वाला था वो आम घटना ही नहीं थी। करीब हफ्ता भर तक इसके बाद मनीष को ना ही वो आदमी दिखाई दिया, ना ही कोई ऐसी और घटना हुई। हफ्ता भर बाद मनीष का दोस्त, जिसका नाम विशाल था, जो मनीष का जिगरी दोस्त था, उसका जन्मदिन था। मनीष ऑफिस से आने के बाद विशाल के घर उसके जन्मदिन पार्टी में जाता है। काफी सारे लोग आए हुए होते हैं, सब वहां पे नाच गाना होता है, खूब मौज मस्ती होती है और धीरे धीरे कर काफी सारे लोग चले जाते हैं। रात में मनीष और विशाल सिर्फ 2 ही लोग वहां बसते हैं। तो विशाल का फ्लैट था, वो दोनों वहां पर रात भर बैठकर बातें और मौज मस्ती करने वाले थे। काफी देर तक वो दोनों आपस में बैठ के बातचीत करते रहे। लेकिन तभी विशाल मनीष से कहता है कि तू रुक, मैं नीचे से जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आता हूं, यार भूख लगने लगी है, इतनी देर से हम लोग ऐसी बैठे बातें कर रहे हैं। तो मनीष भी कहता है कि हाँ यार तू ले आ, मैं यहीं बैठा। मनीष नीचे गद्दे पे बैठा होता है और विशाल वहां से चला जाता है कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए।
मनीष अपना फोन चलाता रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद मनीष को विशाल के अंदर वाले कमरे में से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो ये सोचने लगता है कि विशाल के घर में और कौन मौजूद है। वो उठकर देखने जाने वाला ही होता है कि उसी वक्त विशाल के दूसरे कमरे का दरवाजा खुलता और उस कमरे में से विशाल निकल कर आता है। मनीष के होश उड़ जाते हैं। मनीष विशाल से कहता है कि तू यहां से कैसे आ रहा है? यहां से भी बाहर से आने का रास्ता है क्या? विशाल मनीष से कहता है, अरे मैं तो अंदर कमरे में ही था, मैं बाहर कहां गया? मनीष विशाल से कहता है कि यार क्या बात कर रहा है? तू अभी कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए 5-10 मिनट पहले इस गेट से बाहर नहीं निकला है? तू फ्लैट से बाहर गया मेरी आंखों के सामने। विशाल हंसता हुआ उसके पास आता और कहता है कि तू पागल हो गया है क्या? अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। मैं तो अंदर कमरे में बैठा कुछ कर रहा था। तू कैसी बातें कर रहा? तू होश में तो है? मनीष को कुछ समझ नहीं आता। मनीष ने अच्छी तरीके से देखा था कि विशाल मेन गेट से बाहर निकला था और अब ये अंदर वाले कमरे के गेट से कहां से आ रहा है। वो समझ नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है। वो बार बार विशाल को ये कहता है कि नहीं यार, तू मेरे सामने यहां से निकला है और अब तू यहां से आ रहा है। विशाल उससे हंसते हुए कहता है कि नहीं भाई, मैं तो इतनी देर से अंदर वाले कमरे में ही था। तुझे पता नहीं कहां से मैं बाहर जाता हुआ दिख गया, और मैंने कब तुझसे बाहर से खाने पीने के लिए बोला? मनीष चुप हो जाता है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आता। वो भी सोचता है कि पता नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मैंने तो तुझे जाता हुआ देखा था। तो ये चीजें छोड़कर वो दोनों आपस में बैठकर फिर से बातें करने लगते हैं। लेकिन मनीष एक चीज नोटिस करता है कि विशाल उसके सामने चेयर पे बैठा है, लेकिन वो अजीब तरीके का बर्ताव कर रहा है। उसके मुंह पर एक मुस्कुराहट बनी हुई है। वो अजीब सी मुस्कुराहट उसके मुंह पर बनी हुई है और वो जा नहीं रही। वो लगातार मुझे देख के हंसे जा रहा है और वो अजीब तरीके से मुझे घूर भी रहा है। मनीष उससे बोलता भी है कि तुझे क्या हो गया है, तू मुझे इस अजीब तरीके से क्यों देख रहा है? लेकिन विशाल का ही जवाब आता है कि कुछ नहीं। लेकिन मनीष इस चीज को नोटिस कर रहा था कि कुछ तो अलग है यार। तू अभी जब थोड़ी देर पहले जब तेरे से बात हो रही थी तब तू ऐसा नहीं था, लेकिन अब तू अजीब तरीके का बर्ताव कर रहा है। तेरा जिस तरीके से तू मुझे देख रहा है और ये मुस्कुरा क्यों रहा है? मनीष ये सारी सवाल विशाल से बोलता है, लेकिन विशाल सिर्फ यही कहता है कि ऐसा कुछ नहीं। मनीष भी ये सारे सवाल करने के बाद चुप होकर बैठ जाता है। लेकिन उसके बाद विशाल मनीष से जो सवाल करता है उसे सुनकर मनीष भी थोड़ा चौंक जाता है। विशाल मनीष से कहता है कि अरे तुझे याद है कुछ दिन पहले जब तू ऑफिस से घर आ रहा था, तुझे एक बूढ़ा आदमी मिला था रास्ते में जो तेरे से मदद मांग रहा था? मनीष को याद आ जाता। वो कहता हाँ मुझे पता है, लेकिन तुझे कैसे पता? विशाल अजीब तरीके से हंसने लगता है और विशाल फिर उससे बोलता है कि तूने उसकी मदद क्यों नहीं करी? जब वो तेरे से मदद के लिए बोल रहा था तो तुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी। तभी मनीष उससे कहता है कि यार वो बहुत दूर जा रहा था और उस तरफ तो मैं जा भी नहीं रहा था। अगर वो मेरे घर की तरफ आ रहा होता तो मैं उसे छोड़ देता। अब इतनी दूर उल्टा कौन जाए, इसीलिए मैंने मना कर दिया था। कि तभी विशाल मनीष से कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर मनीष के होश उड़ जाते हैं। विशाल मनीष से कहता है अगर तू उस दिन उसकी मदद कर देता तो ऐसे दिन थोड़ी तुझे देखने पड़ते। मनीष को कुछ समझ नहीं आता। मनीष कहता है कि तेरा कहने का क्या मतलब है? तभी विशाल कहता है अरे यार तू समझा नहीं अब भी? मैं तेरे सामने बैठा हूं, तुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन हूं? बस इतना कहने के बाद ही जैसे ही मनीष की नजर सामने बैठे विशाल के हाथों पे जाती है तो ये देखता है कि इसके हाथ भी बिल्कुल उस आदमी की तरह झुलसे हुए, जैसे उसके जले हुए हाथ थे, जैसे एसिड गिर गया हो, बिल्कुल ऐसे ही हाथ विशाल के हो रखे थे। जिसे देखते ही मनीष की आंखें फट जाती हैं और वो कुछ नहीं बोल पाता। वो चुप हो जाता है। वो समझ जाता है कि जो मेरे सामने बैठा है ये विशाल नहीं है, ये कोई और है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जो भी चीज विशाल बनकर सामने बैठी थी वो अचानक से उठती है और वापस से उसी कमरे में चली जाती है जिस कमरे से वो निकल के आई थी। और जैसे ही वो अंदर जाती है उसके तुरंत कुछ सेकंड बाद मेन गेट खुलता है और वहां से विशाल आता है। मनीष ये सब चीजें देखकर बौखला जाता है। मनीष तुरंत विशाल के पास जाता है और कहता है कि तुझे पता है अभी मेरे साथ क्या हुआ? तू यहां से गया और तू वहां से निकल के आया। जब वो इस तरीके की बातें करने लगता है तो विशाल को कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है कि तू कहना क्या जा रहा है यार? तेरा कहने का मतलब मुझे समझ ही नहीं आता। मनीष विशाल को नीचे बैठाता और उसे बताता है कि भाई अभी तुझे पता कुछ दिन पहले ना मेरे को एक आदमी मिला था। मनीष उसे सारी वो बातें बताता है जो उसे उस दिन मिली थी। लेकिन उसके बाद जब वो अभी उसके साथ घटी हुई घटना है उसे बताता है कि अभी तेरे जैसा हूबहू बिल्कुल तू ही इस कमरे से निकल गया है, मेरे सामने बैठकर मुझसे बातें करने लगा और जब उसने अपनी असलियत बताई मेरे होश उड़ गए। विशाल कहता है कि यार तू कैसी बातें कर रहा है?
मैं तो बाहर गया था, मैं यहाँ से कैसे निकल के आ सकता हूँ? मनीष कहता है कि वो तेरे जैसा था, लेकिन भाई वो तू नहीं था, वो कोई और था। वो बिल्कुल तेरे जैसा लग रहा था। वो अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था, मुझे घूर घूर के देख रहा था। लेकिन जब मैंने उसके बाद में हाथ देखे तो मैं समझ गया कि ये तू नहीं, ये कोई और है। ऐसी हालत देखकर विशाल समझ चुका था कि मनीष के साथ कुछ ना कुछ तो अजीब हुआ है, क्योंकि मनीष के चेहरे के रंग एकदम उड़े हुए थे। ये सारी बातें जब उसने विशाल को बताई तो एकदम सदमे में आकर चुपचाप कोने में बैठ गया। बाद में विशाल ने उससे बात करने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद वो बोल ही नहीं रहा था। वो चुपचाप बैठा हुआ दीवार के कोने को लगातार घूरे जा रहा था। विशाल को लगा कि शायद इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, इसको घर छोड़ के ही आ जाऊं, कहीं इसके साथ कोई परेशानी और ना हो जाए। तो वो मनीष को कहता है कि चल एक काम करता हूं, मैं तुझे घर छोड़ाता हूं। वो मनीष को वहां से लेता है, अपनी कार में बैठाता है और उसको उसकी घर की तरफ लेकर निकल चलता है। मनीष कार में भी एकदम चुपचाप बैठा होता है। विशाल उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मनीष उसकी बातों को जवाब ही नहीं देता। बस जो भी कुछ विशाल बोले उसको जवाब इसमें देकर चुप हो जाता। विशाल समझ चुका था कि कुछ ना कुछ तो इसके साथ गड़बड़ हुई है। जो ये चीजें बता रहा, अगर वो सच है तो फिर कुछ ना कुछ तो अजीब है। विशाल चुपचाप अपनी गाड़ी चला रहा होता, मनीष भी चुपचाप कोने की सीट पर बैठा होता है कि तभी अचानक से मनीष बहुत जोर से चिल्लाता और अपनी आंखें ढककर पीछे सीट पर चिपक के बैठ जाता है। विशाल एकदम से ब्रेक लगाता है और मनीष से पूछता है कि क्या हुआ तुझे, एकदम से क्यों चिल्लाया, क्या देख लिया तूने, क्या हुआ बता तो सही। मनीष विशाल को बताता कि भाई तूने उस आदमी के टक्कर मार दी, वो आदमी हमारी गाड़ी के सामने आया और तूने उसमें जोर से टक्कर मार दी। भाई तूने क्या किया, तूने क्या किया? विशाल कहता मैंने किसको टक्कर मार दी भाई, आगे तो कोई नहीं है, रोड तो खाली है। लेकिन मनीष बस बार बार यही बोले जा रहा, भाई तूने उस आदमी के टक्कर मार दी, भाई तूने उस आदमी के टक्कर मार दी, और इस चीज को लगातार रिपीट करे जा रहा है। विशाल समझ जाता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। विशाल गेट खोलकर बाहर उतरता, देखता है कि गाड़ी के आसपास कोई नहीं होता, लेकिन मनीष को ऐसा लग रहा था कि विशाल ने अपनी गाड़ी से किसी आदमी की टक्कर मार दी। विशाल और समय वहां पे वेस्ट नहीं करता और उसको लेकर उसके घर पर छोड़ आता है। विशाल जब मनीष को उसके घर छोड़ देता है तो उसकी मम्मी से विशाल बोलता है कि आंटी इसके साथ कुछ तो गड़बड़ है, इसने कुछ ऐसी चीज देख ली है जिसे देखने के बाद इसको इतना बड़ा सदमा लग गया है कि अब ये अपने होश में नहीं है। ये कह रहा है इसने मेरा बहरूपिया देखा, फिर बताने लगा कि गाड़ी में किसी चीज से हमारी टक्कर हो गई। ये सारी बातें वो मनीष की मम्मी को बताता है। ये सारी चीजें सुनकर भी मनीष की मम्मी घबरा जाती, लेकिन विशाल बाद में बोलता है कि आंटी जी आप घबराओ मत, सुबह मैं आऊंगा और इसको एक जगह लेके जाऊंगा, वहां पे ठीक हो जाएगा, आप घबराओ मत। मुझे जो चीज लग रही है अगर ये वही है तो ये जरूर ठीक हो जाएगा, आप घबराओ मत, बस आप रात में इसका ध्यान रखना। रात भर मनीष के साथ फिर ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन सुबह होते ही विशाल आता है। वो मनीष को और मनीष की मम्मी को लेकर अपनी गाड़ी में बैठ के एक जगह की ओर निकल चलता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक आदमी के घर में पहुंचते हैं। एक नॉर्मल सा आदमी, वो एक देखने में एकदम नॉर्मल आदमी लग रहा था। वो कोई बाबा या फिर कोई अघोरी टाइप का नहीं था, हमारे जैसा ही नॉर्मल कपड़े पहनने वाला आदमी। लेकिन जब उसको सारी बातें विशाल ने बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है, तब उस आदमी ने अपने पास से एक काला कपड़ा मनीष के सर पे रखा और मनीष का हाथ पकड़ के आंख बंद करके चुपचाप थोड़ी देर के लिए बैठ गया। मनीष भी एकदम गुमसुम वहां पे बैठा हुआ था। लेकिन थोड़ी देर बाद उस आदमी ने जब आंख खोली तो उसने बताया कि एक छलावा इसके पीछे लगा हुआ है। वो कैसे लगा है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी हमें उसको इससे दूर करने की जरूरत है, उसको अलग करने की जरूरत है। उस आदमी ने वही काला कपड़ा जो मनीष के सर पर रखा था, उसमें कुछ चीजें रखकर मनीष की बाह पर बांध दिया और मनीष से कहा कि 21 दिन तक इसे अपने हाथ पर बांधे रहना, 21 दिन से पहले इसे खोलना मत, और 21 दिन जब पूरे हो जाए तो मेरे पास दोबारा आना, मैं अपने हाथों से इसे खोल दूंगा, लेकिन तुम मत खोलना कुछ भी हो जाए। उसके बाद में जब जैसे ही मनीष के बाह पर वो काला कपड़ा बांधा गया, वहीं पे 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर मनीष नॉर्मल सा होने लगा। जहां मनीष अभी पिछली रात से एकदम गुमसुम सा हो गया था, बोल नहीं रहा था, वहां एकदम से नॉर्मल होने लगा और अपने आप बोलने लगा कि भाई ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कंधे से कितना बोझ उतर गया, सर जैसे फट सा रहा था, अब एकदम से नॉर्मल होने लगा। जब वो सबसे नॉर्मल बातें करने लगा तो उस आदमी ने मनीष से पूछा कि क्या हो गया था, मुझे बताओ। तो मनीष ने भी सारी वही बातें बताई। तब उस आदमी ने बोला कि हो ना हो, वो जो बुजुर्ग आदमी तुम्हें दिखा था वो एक छलावा था जो तुम्हारा पीछा करते करते घर पे आ गया और बाद में तुम्हारे दोस्त का रूप लेकर तुम्हें डराने लगा। तो आमतौर पर इनका यही काम होता है कि रात के समय लोगों को परेशान करना, उनको सताना, उनको इतना परेशान कर देना कि वो लोग एकदम पागल से हो जाएं।
लेकिन अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम एकदम ठीक हो। बस जो जो चीज का मैंने कहा है उस चीज का ध्यान रखना। 21 दिन बाद याद से मेरे पास जरूर आ जाना। और जैसा उस आदमी ने कहा था मनीष ने वैसा ही किया। वो कपड़ा खोला नहीं और उस कपड़े के बंधने के बाद से वो आदमी फिर मनीष को दोबारा दिखाई नहीं दिया। मनीष एकदम ठीक रहा और 21 दिन बाद वो दोबारा उस आदमी के पास गया और अपना कपड़ा वहां से खुलवा दिया। वो कपड़ा जैसे ही खोला उस आदमी ने वो कपड़ा हाथों हाथ उसी वक्त जला दिया और मनीष से बोला कि अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, वो अब चला हुआ तुम्हें दोबारा दिखाई नहीं देगा, वो तुम्हें छोड़ के जा चुका। उसके बाद मनीष एकदम ठीक रहा। दोस्तों ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ और कहानी पसंद आई तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। चैनल बनाया तो चैनल सब्सक्राइब भी जरूर करें क्योंकि मैं ऐसी कहानियां जल्द और लाऊंगा। मुलाकात फिर होगी एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ। नमस्कार।